हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स। कैसे हैं आप सब लोग। कल की वीडियो में हमने जाना नेशनल इनकम, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके टाइप्स कितने हैं और नॉर्मल रेजिडेंट एंड डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। आइए इस वीडियो में एक बार स्टार्टिंग करने से पहले उन सारी टर्म्स का मतलब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करें, क्योंकि पेपर में नेशनल इनकम के वाले चैप्टर से आप पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेशनल इनकम का एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन पुट अप किया जाता है पेपर में, सीबीएसई बोर्ड के अंदर 6 नंबर का एक क्वेश्चन ही आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, तो इन सारी टर्म्स का मतलब आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। और बच्चे अटकते हैं इसमें, काफ़ी अटकते हैं इन टर्म्स के मतलब को जानने में, इसलिए मैं चाहता हूँ इन टर्म्स का मतलब आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर 3 पार्ट 2 में आ चुके हैं हम, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो कल मैंने आपको नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझाया था कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम इज द नेशनल इनकम, it refers to the sum total of income earned by a normal resident of a country during the period of an accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा इनकम अर्न की जाती है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, इसमें एक आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ ईयर के बारे में। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 अप्रैल, यहाँ पर मान लेते हैं 2018 और 31 मार्च 2019। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में ये एक अकाउंटिंग ईयर है। इस अकाउंटिंग ईयर के बीच में नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जितनी भी इनकम कमाई गई होगी उसका सम टोटल हमारे देश का क्या कहलाएगा, हमारे देश की राष्ट्रीय आय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहलाई जाएगी। ठीक है, अब मान लेते हैं मैंने यहाँ पर 2018 मिटा दिया, 2018 यहाँ पे ईयर नहीं लिखा, तो हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो भी सम टोटल निकाला जाएगा नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम का, वो हमारे देश का क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहलाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब ये तो समझ में आ गया कि नेशनल इनकम क्या होती है। अब बात ये आती है कि इसे कंसीडर कैसे किया जाए। इसे दो चीजों के बेसिस पे कंसीडर किया जाता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आइए समझते हैं। फर्स्ट है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को हिंदी में कारक आय भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कारक आय। ठीक है, कारक आय कहते हैं हिंदी में। अब फैक्टर इनकम क्या होती है ये समझते हैं। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो आपको काम के बदले प्रोवाइड करवाई जाती है। किस चीज के बदले प्रोवाइड करवाई जाती है? जो आपको काम के बदले प्रोवाइड की जाती है। मान लीजिए आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाने जा रहे हैं और बदले में आपको कुछ इनकम प्रोवाइड हो रही है वहां से, तो वो आपके लिए फैक्टर इनकम कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आप वहां पर एक सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं टीचर के एज अ टीचर, तो उसके बदले में आपको इनकम मिल रही है, तो इसे हम फैक्टर इनकम बोलेंगे। ठीक है, जो भी इनकम आपको काम के बदले मिलती है, वट एवर इज वर्क, नो मैटर, बट जो भी इनकम मिलेगी आपको वो फैक्टर इनकम कहलाएगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम जानते हैं नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में। नॉर्मल रेजिडेंट, द पर्सन हु रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर 1 ईयर, एक साल से जो पर्सन किसी कंट्री के अंदर रह रहा है वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल विराट कोहली को ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। विराट कोहली इंग्लैंड में एक साल से खेल रहा है, तो क्या वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर अब दो टर्म्स आ जाती है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। उन टर्म्स का मतलब मैं आपको समझाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज को जो गेन करेगा। आइए इन दोनों टर्म्स का मतलब समझते हैं। वो दोनों टर्म्स का मतलब है, पहला है सिटीजनशिप और नॉर्मल रेजिडेंट के बीच में। आइए इन दो टर्म्स का मतलब समझते हैं क्या होता है। सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता और नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी। जो ये दोनों ही टर्म्स आपस में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। सिटीजनशिप नागरिकता और नॉर्मल रेजिडेंट निवासी। नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन जो किसी कंट्री के अंदर एक साल से रह रहा है एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट उस कंट्री का कहलाएगा। सेकंड सिटीजनशिप, सिटीजन जहां पर आपकी जन्मभूमि है, जहां पर आपने जन्म लिया है। जैसे इंडिया, हमने इंडिया में जन्म लिया है तो इंडिया के हम सिटीजन कहलाएंगे। हमें इंडिया की नागरिकता मिलेगी।
हम किसी और देश किसी और देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे, हम इंडिया के ही नागरिक कहलाएंगे, ये नागरिकता होगी। तो आप अगर कोई अमेरिका से कोई सर्जन आया हुआ है इंडिया के अंदर ऑपरेशन करने के लिए, और वो 1 साल से इंडिया के अंदर रह रहा है और प्रोडक्शन कंजप्शन एक्सपेंडिचर यही कर रहा है, तो वो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, बिल्कुल नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। लेकिन क्या वो यहाँ का सिटीजन कहलाएगा? नहीं, वो यहाँ का सिटीजन नहीं कहलाएगा। वो कहाँ का सिटीजन होगा? वो अमेरिका के सिटीजन कहलाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन। ये सारी चीजें मैं आपको कल की वीडियो में समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देना चाहता हूँ, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस में जो नेशनल इनकम के क्वेश्चंस होते हैं वहां आपको प्रॉब्लम ना हो, वहां आपको दिक्कत ना हो, वहां आप क्वेश्चन करते वक्त अटके ना। इसलिए मैं ये चीजें आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो काम के बदले में प्रोवाइड की जाती है, पहले मैंने आपको बता दिया कहीं पे। ठीक है, एंड ट्रांसफर इनकम क्या, कौन सी इनकम होती है? ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो कि हमें बिना काम के बदले स्कूल स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन एज अ रिवार्ड के तौर पे जो मिलती है, जैसे स्कूल की स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन हो गई, ये सारी बिना काम किए हमें प्रोवाइड की जाती है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बट ट्रांसफर इनकम इज not included in national income। पर ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। उसमें ट्रांसफर इनकम को राष्ट्रीय आय में जब भी आप नेशनल इनकम के क्वेश्चंस करोगे ना, तो अगर वहां पर ऐसा लिखा आता है ओल्ड एज पेंशन ऐसे, तो आप राष्ट्रीय आय के क्वेश्चंस में उन्हें इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि ट्रांसफर इनकम को राष्ट्रीय आय के अंदर नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, हमारी घरेलू सीमा के बारे में। आइए घरेलू सीमा के बारे में एक बार जानते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी वो कहलाती है जहां पर हमारे पर्सन कैपिटल गुड्स आर फ्रीली सर्कुलेट किए जाए। जैसे कि मान लीजिए इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है, इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है, तो वहां पर हमारे पर्सन कैपिटल गुड्स सर्कुलेट कर सकते हैं फ्रीली। लेकिन अगर पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, तो वहां हमारे पर्सन कैपिटल गुड्स सर्कुलेट नहीं कर सकते। एम्बेसीज को दूतावास भी कहते हैं हिंदी में, कुछ लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। एम्बेसीज को दूतावास कहा जाता है हिंदी के अंदर। ठीक है, और जैसे कि हमारे जो मछुआरे होते हैं वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र के अंदर जाते हैं, तो हमारी टेरिटरी के अंदर है वो समुद्र, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी मछली पकड़ के वो मछुआरे पैसे कमाएंगे, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। ठीक है, जैसे हमारी एयरलाइंस है, एयर इंडिया, वो कहीं लैंड करती हैं, इंडिया से बाहर भी लैंड करती है, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, क्योंकि वो हमारे देश की चीज़ें हैं, हमारे देश की वस्तु है। पिछले टॉपिक्स की रिवीजन करने के बाद आइए अब हम जानते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो सबसे पहले रियल जीडीपी के बारे में पढ़ रहे हैं। रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। रियल जीडीपी रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर के अंदर, और इन्हें एस्टिमेट किया जाता है एज अ बेस ईयर के तौर पे। इज एस्टिमेटेड एज अ बेस ईयर। रियल जीडीपी के अंदर क्या कैसे एस्टिमेट किया जाता है? इसे बेस ईयर के तौर पे एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, वही नॉमिनल जीडीपी में हम देखते हैं, नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस। नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस। रियल जीडीपी में क्या था? कांस्टेंट प्राइसेस पे था। नॉमिनल जीडीपी में क्या है? करंट प्राइसेस पे है। और इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which is produced within an accounting year, which is produced within an accounting year, and it is estimated as base year current prices। इसमें बेस ईयर क्या लेंगे? करंट प्राइसेस पे। रियल जीडीपी के अंदर हमने क्या लिया था? बेस ईयर, बेस ईयर हमने लिया था, बेस प्राइस को, सॉरी, रियल जीडीपी के अंदर हम बेस ईयर कंसीडर करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, और इसमें नॉमिनल जीडीपी में हम करंट प्राइसेस पे एस्टिमेट करते हैं, करंट ईयर पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, व्हेन रियल जीडीपी राइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी मस्ट बी राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जब रियल जीडीपी बढ़ता है तो फ्लो है ना गुड्स एंड सर्विसेज का इन एन इकोनॉमी के अंदर, वो भी बढ़ जाता है।
रियल जीडीपी का मतलब रियल जीडीपी बढ़ने से हमारी इकोनॉमी के अंदर फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जिससे डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की, ठीक है। इससे और हमारी इकोनॉमी अच्छा करेगी, मतलब हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी इससे। सेकंड नंबर पे है व्हेन नॉमिनल जीडीपी राइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी मे और मे नॉट राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। लेकिन अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ता है तो इससे हम जरूरी नहीं है, इसका इफेक्ट तो रियल जीडीपी का इफेक्ट तो हमारी इकोनॉमी पे डायरेक्टली पड़ता है कि हमारी रियल जीडीपी अगर बढ़ रही है तो हमारी इकोनॉमी भी मतलब गेन कर रही है, आगे बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़ रही है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी अगर बढ़ता है तो जरूरी नहीं है इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़े और हमारी इकोनॉमी भी राइज करे, हमारी इकोनॉमी भी बढ़े। ये मे और मे नॉट राइज, मतलब बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती, दोनों चीजें हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री मेजर्ड एट प्राइस ऑफ अ बेस ईयर। ये रेफर करता है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, मतलब वैल्यू क्या है, मनी कीमत क्या है गुड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उसकी मनी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूस किया गया बाय नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा। नॉर्मल रेजिडेंट मैंने आपको समझाया था, द पर्सन हु रिसाइडिंग इन अ कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो उस नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है ऑफ अ कंट्री के अंदर मेजर्ड एट प्राइस ऑफ बेस ईयर, उसे मापा जाता है एट अ प्राइस ऑफ बेस ईयर, बेस ईयर के प्राइस पर के तौर पर उसे मापा जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है नॉमिनल जीडीपी के अंदर, इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड इन अ ईयर मेजर्ड एट अ करंट प्राइसेस पे। रियल जीडीपी के अंदर क्या था, मेजर्ड एट बेस ईयर के हिसाब से उसे लिया जाता है, उसे मेजर किया जाता है। वहीं नॉमिनल जीडीपी के अंदर मेजर किया जाता है एट करंट ईयर प्राइसेस पे, करंट प्राइसेस पे उसे मेजर किया जाता है। फोर्थ पॉइंट में इसका फॉर्मूला है बेस ईयर प्राइस इनटू में करंट क्वांटिटी रियल जीडीपी का, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी का क्या फॉर्मूला है, करंट प्राइस इनटू में करंट की क्वांटिटी। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा जीडीपी एंड वेलफेयर, उसके लिमिटेशंस के बारे में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ठीक है।